सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया में दूसरे और एशिया में पहले नंबर पर है। क्या आप जानते हैं कि आज से 6 दहाइयाँ पहले ये मुल्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अपनी बका की खातिर ये दूसरे मुल्क मलेशिया का हिस्सा बनने पर मजबूर हो गया था, यानी मलेशिया के साथ मर्ज हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिंगापुर मलेशिया के साथ मर्ज होने के 2 ही साल बाद फेडरेशन से अलग हो गया और एक आज़ाद मुल्क बन गया। इसके बाद फिर कैसे भूख प्यास में घिरे टूटे फूटे और जंगी अजीम से तबाह हाल छोटे से मुल्क ने बगैर नेचुरल रिसोर्सेज के इतनी तरक्की की कि इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होने लगा। यही सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सिंगापुर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब बरे-सगीर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। वो अपनी सल्तनत वसी करना चाहते थे। इस दौरान बहरी तिजारत के लिए आबनाए मलाका इंतहाई अहमियत इख्तियार करती जा रही थी और यहाँ बरतानिया की अपनी एक बंदरगाह का होना बहुत अहम होता जा रहा था। मशरकी एशिया का इलाका इस वक्त ज़्यादातर डच सल्तनत के कंट्रोल में था। अगरचे पीनैंग और बेनकुलेन में बरतानिया की तिजारती बंदरगाहें मौजूद थीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी बंदरगाह की तलाश में थी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो। इस मकसद के लिए कंपनी ने एक मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान स्टैमफोर्ड रफाएल वो पहला बरतानवी शख्स था जो सिंगापुर पहुंचा और मलेशियन पेनिनसुला के जुनूब में वाक़े एक छोटा सा जजीरा इन्हें बंदरगाह के लिए सबसे मुनासिब लगा। इसकी वजह ये थी कि यहाँ के साहिल का पानी गहरा था। यहाँ बहरी जहाज़ वगैरह बनाने के लिए काफ़ी मिकदार में लकड़ियाँ भी दस्तयाब थीं और सबसे अहम बात ये कि सिंगापुर मलाका स्ट्रीट के ऐन ऊपर वाक़ था और आबादी भी ना होने के बराबर थी। बरतानिया ने यहाँ सुल्तान ऑफ जौहर के बड़े भाई के साथ एक मुआहदे के जरिए यहाँ एक बंदरगाह बनाने का हक हासिल कर लिया। इस मुआहदे पर जाहिर है डच को शदीद एतराज़ था। बरतानिया की सिंगापुर में आमद के बाद वहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी तो डच के खदशात में मज़ीद इजाफा होने लगा था। फिर इस इलाके की तकसीम के लिए दोनों नौ आबादियाती ताकतों ने 1824 में एंग्लो डच ट्रीटी साइन की। इस मुआहदे के मुताबिक बरतानिया ने बेनकुलीन इंडोनेशिया का इलाका डच सल्तनत को दे दिया, जबकि डच सल्तनत ने मलाका का इलाका बरतानिया को दे दिया। सिंगापुर के मुतालिक डच को जो भी एतराज़ात थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए। इसके बाद चाइना में होने वाली ओपियम वार के बाद वहाँ की तिजारती सरगर्मी में इजाफा होने लगा था। जैसे जैसे तिजारत बढ़ने लगी वैसे ही सिंगापुर की अहमियत में और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजाफा होने लगा। फिर चीन और इंडिया से बड़ी तादाद में लोग रोजगार की तलाश में पहुंचने लगे। 19वीं सदी जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो सिंगापुर की आबादी 2 लाख तक पहुंच चुकी थी। 1965 में मलेशियन फेडरेशन से अलग होने के बाद सिंगापुर एक मरतबा फिर तकदीर के रहम करम पर खड़ा था। सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल तो थे नहीं कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके, हत्ता कि यहाँ आने वाली खाने पीने की अशिया भी दूसरे ममालिक से आती थी। लेकिन सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि इसे एशियन टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। इसकी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर जबकि एशिया में पहले नंबर पर पहुंच गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि ज़बरदस्ती की आज़ादी के बाद सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने कुछ ऐसे इक़दाम किए जो बहुत कामयाब साबित हुए और सिंगापुर को एक मुआशी ताकत बनाने में इन इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये था कि हर तरह के टैक्सेस की शरह इंतहाई कम रखी। उस वक्त 1960 की दिहाई में तकरीबन हर एक मुल्क में टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा था और जाहिर है जिस मुल्क में सरमायाकारों को अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स की सूरत में हुकूमत को देना पड़े वहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते हैं। लिहाजा इस वक्त सिंगापुर कम टैक्स रेट की वजह से सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लगा और जल्द ही सिंगापुर में माशी सरगर्मी शुरू हो गई। बड़े बड़े कारोबार का आगाज होने लगा। यूँ सिंगापुर अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो गया। दोस्तों, ली क्वान यू एक इंतहाई दूरअंदेश सियासतदान थे। इन्हें मालूम था कि गैर मुल्की कंपनीज और कारोबार को सिंगापुर में खींच लाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इन कंपनीज में काम करने के लिए सिंगापुर के शहरियों के पास नॉलेज और टेक्निकल महारत भी होनी चाहिए जिनसे कंपनीज भी फ़ायदा उठा सकें, शहरियों के अपने माली हालात भी बेहतर हो जाएं और मुल्क की मईशत भी बेहतर हो सके। 1960 की दिहाई में सिंगापुर में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, लिहाजा सिंगापुर की हुकूमत ने न सिर्फ अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने शहरियों को एजुकेशन के लिए दिया,
بلکہ پوری دنیا سے بہترین ٹیچرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ اس طرح آنے والی دہائیوں میں اسکلڈ لیبر تیار ہوئی جس نے سنگاپور کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اب سنگاپور کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ سنگاپور کے پاس کوئی قدرتی وسائل تو تھے نہیں، صرف ایک بندرگاہ ہی تھی جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے سمندر میں ایک انتہائی اہم لوکیشن پر واقع تھی۔ لہذا حکومت نے اسے پوری طرح یوٹیلائز کیا اور اس سے خوب زر مبادلہ کمایا۔ اس وقت سنگاپور بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سنگاپور کی حکومت نے ریپیئرنگ انڈسٹری کو بھی خوب ترقی دی۔ دوستو، بعض ماہرین کے مطابق سنگاپور حکومت کی طرف سے کرپشن کے خلاف سخت ترین اقدامات نے بھی اس کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سنگاپور کے بانی، رہنما اور 1990 تک وزیر اعظم رہنے والے لی کوان یو کا ماننا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو صرف اسی صورت میں سنگاپور میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے جب یہاں کرپشن بالکل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور آج دنیا کے ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور دنیا میں چوتھا سب سے کم کرپٹ ملک تھا۔ سنگاپور ایک بڑے آئی لینڈ کے ساتھ 60 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا ایریا صرف 728 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ لیکن دوستو، سنگاپور نے آزادی کے بعد سے لینڈ ریکلیمیشن کے ذریعے اپنے ملک کے رقبے میں 25% اضافہ کیا ہے تاکہ بڑھتی آبادی کے رہنے اور دوسری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت کے لیے زمین بھی انتہائی کم ہے، لیکن سنگاپور اس مسئلے کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر ورٹیکل فارمنگ کرتا ہے اور ایشیا میں اس کا شمار سب سے زیادہ ورٹیکل فارمنگ کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں فصلوں کو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر گملوں میں اگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنگاپور میں روف ٹاپ فارمنگ بھی کی جا رہی ہے جس سے خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ سنگاپور ایئر ٹیمپریچر میں بھی کمی لا رہا ہے۔ سنگاپور میں اسکائی اسکریپرز کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن سنگاپور کی سب سے مشہور بلڈنگ مرینا بے سینڈز ہے جس کی چھت کو بالکل کشتی کی مانند ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس 56 سٹوری بلڈنگ میں شاپنگ مال، ہوٹلز، کسینو اور دنیا کی ہر لگژری آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی سنگاپور جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ببل گم یعنی چوئنگ گم پر یہاں مکمل پابندی ہے، اور اگر آپ کو پبلک واش روم استعمال کرنا پڑ جائے تو فلش کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اس پر جرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے علاوہ یہاں شور مچانے، حتیٰ کہ دوسرے افراد کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔